डेविल से शादी। निमी बेड से उठी और अदिति के पास गई जो झूले में खेल रही थी। उसे देखकर निमी ने एक स्माइल की और फिर उससे बात करने लगी। अदिति निमी की हर बात पे ऐसे एक्सप्रेशन दिए जा रही थी जैसे कि उसे अपनी मोम की कही हुई सारी बातें समझ आ रही हो। अब आगे। अदिति अभी सिर्फ 3 महीने की ही थी, लेकिन उसमें गुण सारे निमी जैसे ही थे। वही भोली मुस्कान और नटखट अटखेलियाँ। वो जब भी किसी आवाज़ को सुनती थी तो उसका ध्यान उस तरफ जाने लगता। अंश भी ये बात अच्छे से समझता था कि अदिति भी अपनी मम्मा जैसे स्ट्रोंग है, क्योंकि वो अभी से निमी के बिना भी घर में सबके पास रहने लगी थी। निमी झूले में लेटकर हाथ पांव चलाते हुए अदिति को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि कभी कभी उसे खुद को विश्वास नहीं होता कि उसने इतने प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया है तब से वो अदिति के साथ कम वक्त बिता पा रही थी। निमी ने अदिति को अपनी गोद में उठाया और उसका माथा चूमते हुए उससे कहने लगी, मम्मा की प्यारी प्रिंसेस हो आप। मम्मा और पापा आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अचानक उसे अपने बचपन का सब कुछ याद आने लगा और उसने मन ही मन सोचा कि वो अदिति को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। वहीं उससे कुछ दूर खड़ा अंश निमी को देखने लगा था और वो निमी के बिना कुछ कहे समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। निमी अदिति को गोद में लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए सहलाने लगी। निमी के मन में बार बार बस यही ख्याल आने लगा कि वो अदिति के लिए कुछ भी कर सकती है। निमी यूं तो बहुत बचकानी हरकत करती थी, लेकिन जब से अदिति उनकी जिंदगी में आई है तो मानो निमी के अंदर कुछ अलग ही बदलाव आए हैं। लेकिन अभी खुद निमी को भी इसका एहसास नहीं हुआ था। अंश निमी के पास जाकर बोला, मेरी प्यारी सी गुड़िया की प्यारी मम्मा, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो बंदा कुछ फरमाना चाहता है। अंश ने हंसते हुए आगे कहा, मैडम आप आज भी कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हो। अपनी बात कहकर अंश ने अदिति को निमी के गोद से लिया। निमी को जब एहसास हुआ कि वो लेट हो रही है तो उसने झट से अपना हाथ अपने सिर पर रखा और परेशान होते हुए बोली, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं सोई थी और इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। ये क्या लाइफ है। उठो, तैयार हो और कॉलेज जाओ। अदिति, अपने पापा को बोलो कि मम्मा को तो सोना है ना। निमी अभी एक छोटे बच्चे की तरह बात कर रही थी जिसे जबरदस्ती कहीं भेजा जा रहा हो, लेकिन अंश अच्छी तरह से जानता था कि निमी को अभी कैसे हैंडल करना है। अंश ने अदिति को देखते हुए कहा, देख रही हो ना अदिति, आपकी मम्मा कितनी आलसी बन गई है। अब हम दोनों को मिलकर ही मम्मा को ठीक करना होगा। वी आर ए टीम, राइट। ये कहते हुए उसने अदिति के नन्हे हाथों को प्यार से अपने हाथ में ले लिया। तभी मिता ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बाहर से कहा, निमी, मैं रेडी हूँ, जल्दी आ। मिता की आवाज़ सुनते ही निमी समझ गई थी कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो भागकर बाथरूम में गई। अंश को यह देखकर हंसी आ गई और उसने अदिति से कहा, हम दोनों की टीम में और भी लोग हैं। तभी काव्या जी कमरे में आई और उन्होंने अंश से कहा, अदिति को मुझे दे दो, इसकी मालिश का टाइम हो गया है। काव्या जी ने इधर उधर देखा क्योंकि उन्हें निमी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अंश ने कहा, वो तैयार हो रही है। काव्या जी ने अदिति को गोद लिया और वहाँ से चली गई। वहीं अंश भी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। निमी जल्दी से रेडी हुई और
भागी भागी मीता के पास गई, जो नीचे टेबल पर नाश्ता कर रही थी। निमी को देखकर मीता ने गुस्से में कहा, हो गई आप रेडी? मीता की बात सुन के निमी बोली, कितने ताना देती है यार। मीता ने उससे आगे कहा, तो अब जल्दी से नाश्ता कर ले। मीता की बात सुनकर निमी ने मीता की प्लेट से ब्रेड जैम लेकर खाना स्टार्ट किया और खाते खाते बोली, अब इतना टाइम नहीं है यार कि बैठकर आराम से नाश्ता करें। चल उठ तू भी। दोनों कॉलेज जा ही रही थी कि आदि ने निमी को दरवाजे पर देखा, लेकिन कल के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे मनाए। उसने फिर भी हिम्मत करके निमी से कहा, मैं भी आप दोनों के साथ चल सकता हूँ क्या? मीता ने जैसे ही आदि के बदले हुए तेवर देखे तो उससे बोली, ओह, तो आपको तमीज़ भी आती है क्या? क्योंकि कल रात तो आप बहुत ही ज़्यादा उछल रहे थे। मीता की बात सुनते ही निमी ने आदि की तरफ देखते हुए कहा, हम लेट हो रहे हैं, सो एक्सक्यूज अस। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी और वहाँ से चली गई। आदि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब निमी को कैसे मनाए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उस लड़की से उसके लिए बात कौन करेगा। आदि ने खुद से कहा, अगर मुझे तुम इतनी पसंद नहीं आई होती तो मुझे अभी इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता, लेकिन क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है कहीं और मन ही नहीं लग रहा है। आदि ने जब से उस लड़की को कॉलेज के कैंटीन में देखा था, उस दिन से उसके दिलो दिमाग पर जैसे वो छा गई थी, इसीलिए उससे बात करना चाह रहा था। इसीलिए उसने सोचा कि पहले निमी उस लड़की से बात करे और फिर वो उससे दोस्ती भी कर लेगा। लेकिन कल रात के बाद निमी उससे बहुत नाराज थी। आदि को भी अभी गार्डन में देखकर दादी ने उससे पूछा, आदि, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए? आदि को जैसे ही दादी की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए बोला, वो दादी, वो मैं, वो लड़की, नहीं नहीं, मेरा मतलब निमी। कॉलेज, हाँ हाँ, जा रहा हूँ। आदि को अभी कुछ समझ नहीं आया और वो खुद भी कॉलेज के लिए निकल गया। दादी ने आदि को इस तरह देखा तो वो खुद से बोली, आजकल के बच्चे भी ना क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। चलो खैर। कॉलेज में जैसे मीता और निमी कॉलेज पहुँचे तो हर किसी की नज़र निमी के ऊपर जाकर ही ठहर गई, क्योंकि आज वो पिंक टॉप और ब्लैक फ्लोरल पैंट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मीता ने सबको देखते हुए कहा, इन लड़कों का दिल तो उस दिन टूटेगा जब इन्हें पता चलेगा कि तुम एक बच्ची की माँ हो। निमी ने मीता को धीरे से बोलने का इशारा करते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? धीरे बोल, यहाँ आजकल दीवारों के भी कान हैं। तभी उस दिन मेरे साथ वो हादसा हुआ था। निमी और मीता क्लास में गए तो क्लास पहले ही शुरू हो चुकी थी। निमी के जाते ही सबका ध्यान मानो पढ़ाई से हटकर उस पर चला गया। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो गई और निमी को भूख भी लग रही थी, तो उसने मीता को कैंटीन में चलने को कहा, लेकिन मीता ने उसे मना कर दिया। निमी खुद कैंटीन में जा रही थी, तभी आदि ने उसे देख लिया और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा और निमी से बोला, निमी सुनो ना। निमी ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले चली गई। निमी कैंटीन में जाकर बैठी ही थी कि आदि भी उसके पास आकर बैठ गया। आदि ने बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए निमी से कहा, मैडम जी, अब कितना गुस्सा रहोगी, माफ़ कर दो ना मुझे, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मान जाओ ना निमी, आई एम सॉरी। निमी ने भी उसी लहजे में कहा, अच्छा तुम्हें माफ़ कर दूं, ताकि कल को तुम फिर से अंश को मेरे खिलाफ भड़काओ। आदि को ये तो समझ आ गया था कि उससे गलती हो गई है, लेकिन अब वो कैसे भी करके अपनी गलती को सुधारना चाह रहा था।
उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, निमी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम तो जानती हो ना मैं कितना मासूम हूँ। तभी तो रियान की बातों में आकर गलती कर बैठा। आदि की बात सुनकर निमी हंसते हुए बोली, हाँ जी मिस्टर मासूम, आप जितना मासूम ना तो आज से पहले कभी कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा। लेकिन अब ये बताओ कि क्या काम है मुझसे जो तुम मेरी इतनी मिन्नतें कर रहे हो। तभी आदि ने खुश होकर कहा, हाँ ये बनी ना कुछ बात। निमी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी समझदार हो। निमी ने भी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मैं तो हूँ ही बचपन से, टचवुड। तुम्हें क्या काम है ये बताओ, क्योंकि इतना बटर तो ब्रेड पर भी नहीं लगाते हैं जितना तुम मुझे लगा रहे हो। तभी एक लड़की वहाँ आई और मानो आदि फ्रिज हो गया। दूसरी तरफ अंश के ऑफिस में अंश का शेड्यूल आज बहुत बिजी था। आज उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग भी है, इसीलिए वो अपने एंड से सब कुछ रेडी कर रहा था। तभी पंकज वहाँ आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनसे मिलने के लिए अभय प्रताप आने वाले हैं। अंश पंकज को हाँ कर देता है क्योंकि वो अब उससे मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके मन में भी बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला। आधे घंटे बाद अभय जी अंश के ऑफिस आ गए। अभय जी अंश के ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीरियर से काफ़ी इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें खुद भी इन सब का बहुत शौक था। पंकज उन्हें रिस्पेक्टफुली अंश के ऑफिस में लेकर आए और फिर पंकज खुद बाहर आ गया। पंकज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था। अंश के इतने बड़े एम्पायर को देखकर अभय जी उनसे और इम्प्रेस हो गए। अंश ने अभय जी से कहा, हेलो सर। अंश की बात पर अभय जी अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, हेलो अंश। दोनों आमने सामने बैठ गए। अंश के लिए अब अभय जी सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं बल्कि उसके ससुर भी थे, जिन्हें खुद उनकी बेटी भी नहीं जानती थी। अभय ने टेबल पर निमी की तस्वीर को देखते हुए कहा, आई मस्ट से यू आर ए फैमिली मैन। अंश ने हंसते हुए कहा, जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। अभय को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी के लाइफ में अंश जैसा अच्छा लड़का है। अंश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तो सर इतने सालों बाद इंडिया आना कैसे हुआ। अंश की बात सुनकर अभय जी भी हंसते हुए बोले, बस यूं ही समझ लो कि कुछ हिसाब किताब हैं पुराने जिन्हें बराबर करना है। अंश इतना तो समझ गया था कि अभय प्रताप से कुछ भी निकलवाना आसान नहीं है। तभी अभय जी अंश से बोले, उस दिन अपने साथ निमी को लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। इतने सालों बाद उसे देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। इस बात पर अंश ने हाँ में सिर हिला दिया। अभय जी के चेहरे पर निमी का नाम आते ही बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने खड़ी होकर आगे कहा, जब मैं उसे छोड़कर गया था तो वो 3 महीने की थी। फिर वो थोड़ा चुप हुए और आगे बोले, अदिति जितनी ही थी निमी उस टाइम। अभय जी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक बार अदिति को देखना है अंश। उसको अपनी गोद में उठाना है और उसे गले से लगाना है। शायद तब जाकर बरसों की तड़प जो आज भी मेरे अंदर है वो ख़त्म हो जाए। अंश ने कभी नहीं सोचा था कि अभय प्रताप जैसे बड़े आदमी उसके सामने इस तरह इमोशनल हो जाएंगे। अंश कुछ बोलने ही वाला था कि अभय जी आगे बोले, मुझे निमी ने बताया है कि तुम अदिति को बाहर नहीं ला सकते हो क्योंकि उस पर भी वहाँ खतरा है जो इतने सालों पहले मेरी निमी पर था। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अदिति से एक बार मिलना जरूरी है। अंश अभय जी से बोले, मैं जरूर आपको अदिति से मिलवाऊंगा, वो बिल्कुल निमी पर ही गई है। ये सुनते ही अभय जी की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने आगे कुछ और बातें की
और फिर अभय जी अंश से बोले, अंश, तुम्हारा और दिवेश रावत का क्या कनेक्शन है? अंश ने इस सवाल की उम्मीद तो अभय जी से नहीं की थी और अचानक उनके मुंह से ये नाम सुनकर वो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो अंश के दोस्त बनने आए हैं या उनके मन में कुछ और है। अंश ने अपनी लाइफ में हर मोड़ पर बदलते लोग देखे हैं, इसीलिए उसे किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं होता था। अंश ने आनन फानन में फोन उठाया और किसी से बात की। अंश ये तो जानता था कि दिवेश रावत पहले भी उनकी जिंदगी में खलल डालने की नाकाम कोशिश कर चुका था, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मकसद था ये अभी तक उसे नहीं पता लग पाया। अंश ने फोन किया तो दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया और वो बोला, जी सर, बताइए, आज कैसे याद किया मुझे? अंश हमेशा रोकी को तभी कॉल किया करता था जब काम थोड़ा टेढ़ा होता था। उसने पहले भी रोकी को दिवेश रावत के बारे में पता लगवाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पुख्ता उसके हाथ लगा नहीं। अंश ने रोकी से कहा, मैंने कुछ काम दिया था, उस पर कुछ अपडेट है? रोकी ने जवाब दिया, नहीं सर, अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही कुछ बड़ा लगने वाला है। ये सुनकर अंश रोकी से बोला, ओके, जब भी कुछ हाथ लगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर अंश ने फोन रख दिया। उधर रोकी ने भी अब इस काम को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख लिया था, क्योंकि वो भी अब और डिले नहीं करना चाहता था। तभी अभय जी ने अंश से पूछा, आखिर तुम्हारा क्या कनेक्शन है दिवेश रावत से अंश? ये सुन अंश ने जवाब दिया, कनेक्शन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसका मुझसे कुछ खास लगाव है। फिर अंश ने गहरी सांस ली और आगे कहा, बस इसीलिए कभी कभी तंग करने आ जाता है। अंश खुद भी नहीं जानता था कि आखिर दिवेश रावत को उनकी ज़िंदगी में क्या इंटरेस्ट है। अंश ने फिर अभय जी से पूछा, लेकिन सर, मुझे यह जानना है कि आप दिवेश रावत को कैसे जानते हो? अंश का सवाल सुन अभय जी सख्त आवाज में बोले, जानता? मैं तो आज तक उससे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन उसने पिछले कुछ महीनों में ना जाने कितनी ही बार मेरे असिस्टेंट को मीटिंग के लिए कनेक्ट किया है, लेकिन मैंने साफ इनकार किया है। उन्होंने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया और उन्हें देखते हुए कहा, पर लगता है कि अब तो एक बार उससे मिलना ही होगा, क्योंकि तभी समझ आएगा कि इतनी बार ना कहने के बाद भी वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। अभय ने अभी तक अपने असिस्टेंट को दिवेश रावत को अपॉइंटमेंट देने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन अब ना जाने क्यों उन्हें दिवेश से साजिश और बदले की चिंगारी उठती हुई दिख रही थी, जो हो ना हो अंश की तरफ ही रुख कर रही थी। उन्होंने अब इस बात को जानने के लिए दिवेश से मिलने का मन बना लिया। अंश ने जब अभय जी को इतनी गहराई से कुछ सोचते हुए देखा तो वो उससे कहने लगा, क्या हुआ सर, आप क्या सोचने लगे? अभय जी ने जैसे ही अंश की आवाज़ सुनी तो अपने ख्यालों से बाहर आए और अंश से कहा, अंश, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा निमी और अदिति का ध्यान रखोगे। अंश ने जैसे ही उनके मुंह से ये बात सुनी तो वो भी उनकी फीलिंग्स को समझ गया था, क्योंकि अब तो वो भी एक लड़की का पिता बन चुका था। वो समझ रहा था कि अभय जी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे। अंश ने उनसे कहा, सर, फैमिली कम फर्स्ट फॉर मी, तो आप चिंता मत करिए और अंश मित्तल के घर वालों को कोई हाथ भी लगा कर देखे, क्योंकि इस बात की कोई माफ़ी भी नहीं है। अंश की बात सुनकर अभय जी निश्चिंत हो गए और उन्होंने अंश से कहा, तो अब मैं चलता हूँ अंश। वो अपनी जगह से खड़े हुए और थोड़ा आगे जाकर पीछे मुड़कर बोले, और हाँ, अदिति से जल्द ही मिलना है मुझे।
अंश ने भी हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। अभय जी अंश के ऑफिस से चले गए थे, लेकिन अंश के दिमाग में दिव्येश रावत के नाम ने घर कर लिया। अब उसे इस बात की तह तक पहुंचना ही था और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर इस आदमी का क्या मकसद है। अंश के दिमाग में अदिति को अभय जी से मिलवाने की बात भी चल रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज कैंटीन में आदि निमी को मना रहा था। निमी काफ़ी हद तक तो मान गई थी, लेकिन वो अभी आदि से थोड़ा और मेहनत करवाना चाहती थी। आदि ने निमी से कहा, मान जाओ ना निमी जी। निमी को यह सुनते ही हंसी आ गई, क्योंकि आज से पहले आदि ने उसे इस तरह से कभी नहीं मनाया था। निमी ने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मानने के भारी टैक्स लगेगा। पहले तो मुझे भूख लगी है, तो आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से, और दूसरी बात की काम पर डिपेंड करेगा। आदि को अब सांस में सांस आई। वो निमी से बोला, आप ऑर्डर तो कीजिए। ये बोलकर आदि ने साइड के टेबल से मेनू उठाकर निमी को दे दिया। निमी अब आदि की बातों को अनसुना कर मेनू देखने लगी, लेकिन आदि अब भी निमी से बोले जा रहा था और उससे बोला, बात ऐसी है ना निमी कि मुझे वो। आदि इतना ही बोला था कि निमी ने उसकी बात को काटते हुए बोली, एक मैंगो स्मूदी और वाइट सॉस पास्ता। निमी की बात सुन आदि ने मुंह बनाकर वहाँ से खड़ा हुआ और ऑर्डर देने ही जा रहा था कि जिस लड़की को वो पसंद कर रहा था वो उसके सामने से निकली और आदि तो जैसे अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। उसने उसे अपनी नज़रों से ही पूरा कैंटीन घुमा दिया। फिर वो लड़की एक कोक लेके जैसे ही कैंटीन के बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि पीछे से निमी ने उसे मेनू से मारा। निमी ने हंसते हुए कहा, ओह आई सी, तो इस बात के लिए मुझे सुबह से मनाया जा रहा था। तो दोस्तों, आज की छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को